हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम पिछले वर्ष 7/8/2024 को यहाँ से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न को पूछा गया था। तो साइंस के पूछे हुए प्रश्न का काफ़ी शानदार जानदार डिस्कशन, काफ़ी गहराई के साथ एक एक प्रश्न को समझा कर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि एक अपसारी दर्पण है, तो हम लोग अपसारी दर्पण किसको कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। किसको? उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि अपसारी दर्पण किसको कहते हैं। तो अपसारी हम लोग किसको कहते हैं? उत्तल को कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस हम लोग किस लेंस को कहते हैं? तो अपसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं? अपसारी लेंस तो अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी हम लोग किसको कहते हैं? अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न पूछा गया था। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर चित्र 2 में ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। यकीन कीजिए, ऐसा प्रश्न जब भी आप लोग एग्ज़ाम हॉल में देखते हो तो आपका किडनी उडनी सारा फेल हो जाता है। ऐसा फोटो देख लेने के बाद में दिमाग ही काम करना बंद हो जाता है कि ये क्या पूछ लिया गया है। लेकिन ऐसे प्रश्न काफ़ी इजी होता है। एग्जामिनर ऐसे प्रश्न को पूछकर आपके धैर्य को चेक करता है कि आप में कितना विनम्रता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कितना ईजी में ये प्रश्न सॉल्व होता है। कहा गया है कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने त्रुटियां का मतलब हो गया कि कुछ गलती कर दिया। आप उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, तो आप लोग त्रुटियों को सही कीजिए। हमको पता है कि एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? एमीटर से हम लोग धारा मापते हैं, जबकि वोल्टमीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, और एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्टमीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। हमको ये बात पता होता है। श्रेणी क्रम वॉल में जो होता है इस तरफ का जो आपको बना होता है, एक लाइन से सीधे होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। जबकि समांतर क्रम में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये किस क्रम में जोड़ा हुआ है? समांतर क्रम में होता है। और समांतर क्रम में याद रखना कि धारा बट जाता है। अब यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में, यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया है? एम्पियर जोड़ दिया है। तो समांतर क्रम में एमीटर को जोड़ दिया है। तो अब यही देखिएगा, हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम में एमीटर को हम लोग कहाँ जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं एमीटर को। लेकिन यहाँ पे जोड़ किस में दिया है? देखिए यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ दिया है। यही विद्यार्थी क्या कर दिया है? गलती कर दिया है। तो एमीटर को यहाँ पर जोड़ दिया है समांतर क्रम में, और विभवांतर को जोड़ दिया यहाँ पर श्रेणी क्रम में। तो आप इसको सही कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए एमीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर बी को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो उसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग होगा। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होगा, क्या होगा? 4 गुना होगा, और इसका वेग आधा होता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है? तो संवेग बराबर फार्मूला होता है आपका मास गुना वेलोसिटी। क्या होता है? मास गुना वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पर देखिए, मास यानी द्रव्यमान आपका कितना है? 4 गुना है, और वेलोसिटी इसका वेग कितना है? आधा है। तो इसका आधा है, तो इसको आप काट दीजिए, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है आपको? 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरण को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। अच्छा, अतिभारण का अर्थ होता है ओवरलोडिंग। जब आप क्या करते हो कि ज़्यादा
ज़्यादा लोड दे देते हो तो क्या होता है कि अतिभारण का स्थिति उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरलोडिंग। और लघु पतन का अर्थ हुआ कि शॉर्ट सर्किट। जब आप ज़्यादा लोडिंग देते हो तो क्या होता है कि परिपथ में शॉर्ट सर्किट लगने का चांस होता है, शॉर्ट लग जाता है। इसका मतलब हुआ शॉर्ट सर्किट होता है। तो आप यहाँ बढ़िया से पढ़िए, विद्युत उपकरण को अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, यानी कि शॉर्ट सर्किट लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्क तार, जिसको हम लोग ज़मीन से, जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं, क्या वो जोड़ते हैं? बिल्कुल गलत बात। विद्युत मीटर का उपयोग करते हैं, ये भी नहीं हो जाएगा। हम लोग फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, फ्यूज का उपयोग करते हैं बल्ब में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्यूज का तार कहेगा, फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो आपको बताना है कि टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। हीटर का तार पूछ ले किसका बना होता है, तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। और फ्यूज का टंगस्टन का गलनांक पूछ ले कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु, यहाँ देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो हम सब जानते हैं कि प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं, और इसको कितने भाग में बांटा गया है? 6 भाग में बांटा गया है। तो R/6, तो R डैश बराबर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? R डैश बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा R/N हो जाएगा समांतर क्रम में, R/N हो जाएगा। और हमको पता है कि R/N इधर हो जाएगा R/6 इंटू 6। यहाँ R का मान कितना है? 6 है। R/6 तो इधर हो जाएगा 6 गुना N का मान कितना है? इधर 6 है, तो 6 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा R/36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा? R/36 हो जाएगा। तो हमको R/R डैश निकालना है। क्या निकालना है? R/R डैश निकालना है। तो R/R डैश बराबर क्या होगा, ये हम चलिए निकालते हैं। तो R/R डैश बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/36 हो जाएगा। तो यानी कि 36, तो हाँ, तो कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? हमको पता है कि वायु यानी हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में अगर बात कर लिया जाए कि जल में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो जल में दोस्तों ध्वनि का वेग 1440 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 1440 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में अगर बात कर लिया जाए तो निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। स्टील में अगर बात कर लिया जाए तो लमसम आपका 5100 मीटर पर सेकेंड होता है। 5100 मीटर पर सेकेंड होता है लगभग में। तो सबसे अधिक पूछ रहा है किस में होता है, तो सबसे अधिक किस में होता है? तो स्टील में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड किस तापमान पर होता है? यानी ध्वनि का वेग इतना 332 मीटर पर सेकेंड किस तापमान पर होता है? तो आपको याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है कि ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो आपको याद रखना कि ठोस में ध्वनि का वेग जो होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अच्छा, ये बात आपको याद रखना है। और ध्वनि का मात्रक पूछेगा क्या होता है, तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो स्थित है कहाँ पर है? बेंगलुरु में है।
और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेंगलुरु को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष का शहर भी हम लोग कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे को अभी भी दिक्कत होगा कि श्रीहरिकोटा लगाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि श्रीहरिकोटा इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता उपग्रह परिवक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये रहता कि उपग्रह परिवेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर क्या होता, हरिकोटा होता तब। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण है, अल्फा कण क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अल्फा कण क्या है। अल्फा का द्रव्यमान दोस्तों, अल्फा का जो द्रव्यमान होता है ये हाइड्रोजन का 4 गुना होता है। क्या होता है, अल्फा का द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, यह हाइड्रोजन का कितना होगा, अल्फा का द्रव्यमान हाइड्रोजन का 4 गुना होता है। कितना होता है, हाइड्रोजन का 4 गुना होता है। ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक, अल्फा पर 2 इकाई घनावेश होता है, अल्फा पर 2 इकाई घनावेश होता है। यहाँ पर देख सकते हैं डबल चार्ज है, तो इकाई घनावेश कितना होता है, अल्फा पर 2 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए दोस्तों अल्फा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम He++ से सूचित करते हैं। अल्फा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, He++ से सूचित करते हैं। तो अल्फा पर हीलियम पर कितना चार्ज है, तो प्लस चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, द्विआश्रित हीलियम आयन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इस पर कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, तो द्विआवेशित हीलियम आयन। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ द्वितीय पाली में पूछा गया था, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। नामे में है ब्रीह मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह हो जाता है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह का पूछेगा क्या नाम है, तो इसका उपग्रह का नाम है ज्ञानीमेड। क्या नाम है, ज्ञानीमेड। याद रखना कि ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है। सबसे भारी ग्रह भी पूछेगा कौन होगा, यही होगा। और ज्ञानीमेड जो है यह भी सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह भी पूछेगा कौन है, तो यही ज्ञानीमेड है। अच्छा, शनि ग्रह को हम लोग आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। आग का छल्ला वाला ग्रह कहेगा हम लोग किसको कहते हैं, शनि ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। और पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन दोस्तों एक बार पूछा गया था कि रॉकेट जो होता है सबसे हाईएस्ट स्पीड में चलता है, ऊपरी स्तर पर, बीच वाला स्तर पर, नीचे स्तर पर। तो रॉकेट जो होता है, रॉकेट सबसे हाईएस्ट HEIGHEST सबसे हाईएस्ट स्पीड में याद रखना कि ऊपरी स्तर पर चलता है। कहाँ चलता है, ऊपरी स्तर पर चलता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूटन का तीसरे नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर न्यूटन का तीसरा नियम आधारित है। अच्छा, और संवेग संरक्षण का सिद्धांत पूछेगा कौन दिया, तो ये सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। कौन दिया था, न्यूटन ने दिया था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम पूछेगा किस पर आधारित है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम जो है वह जड़त्व के नियम पर आधारित है। किसका, जड़त्व का नियम पर आधारित है। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है,
बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग बिजली के झटका से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज का बिल्कुल नहीं, वोल्ट मीटर का ये भी नहीं, एमीटर का ये तो धर्म करते हैं, धर्म मापने के लिए करते हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही ना हो जाएगा। तो भू संपर्क तार यानी अर्थिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली वो हमेशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो खोजिए ऑप्शन में हमको कहाँ दिख रहा है? चालक पर बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है, तो आपको बताना है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले तो दायां हाथ का नियम विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम किस पर आधारित है? तो आपको बताना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर बायां हाथ पूछ लिया जाता कि बायां हाथ किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप इसको याद कैसे रख सकते हो? देखिए, जनरेटर को चलाते हैं तो हमको ज़्यादा शक्ति का ज़रूरत पड़ता है, और ज़्यादा शक्ति हमारा किस हाथ में होता है? आप खुद सोच के बताइए कि दायां हाथ में होता है कि बायां हाथ में होता है? तो आप कहोगे कि ज़्यादा शक्ति तो दायां हाथ में होता है। इसलिए फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि बायां हाथ का नियम यानी पंखा, आप पंखा को चलाइए, स्विच को दाबे और पंखा क्या हो गया? घूमने लगा। घूमता है तो हमको किसका ज़रूरत पड़ता है? बल का ज़रूरत पड़ता है। तो हमको तो विद्युत मोटर का सिद्धांत पर पूछेगा कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, विद्युत जनरेटर से हमको क्या प्राप्त होता है? तो हमको धारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धारा प्राप्त होता है। इसलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आप लोग ध्यान से सुनिए कि धारा की दिशा निकालने के लिए हम लोग किस हाथ का प्रयोग करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ में, दायां हाथ या बायां हाथ? तो धारा की दिशा निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। किसका? फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के लिए हम लोग धारा की दिशा निकालते हैं, जबकि बायां हाथ अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायां हाथ दोस्तों पंखा चला तो मोटर क्या करता है? किसी भी चीज़ को घुमाता है। घुमाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? बल। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बल की दिशा निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के कौन सा हस्त का प्रयोग करते हैं, कौन सा हस्त नियम का प्रयोग करते हैं? हम लोग बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। दोस्तों, ये रहा कुछ प्रश्न साइंस के जो पूछा गया था, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए इसी तरह के काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।